अब देखिएगा एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हैवी यूनिफॉर्म चैन ए बी हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। कोई भारी चैन ए बी है, वो ग्रेविटी के अंतर्गत फ्रीली लटकी हुई है। विद द एंड ए फिक्स, ए सिरा उसका स्थिर है। एंड द अदर एंड, और दूसरे वाले एंड के बाद फिर दोबारा ए लिख रखा है, ये उसने गलत लिख रखा है, दूसरा एंड बी होगा। एंड द अदर बैंड बी अटैच टू बाई ए लाइट स्ट्रिंग बी सी, और दूसरा जो सिरा बी है वो एक हल्की स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिसका नाम बी सी है, टू ए फिक्स पॉइंट सी, और वो स्थिर बिंदु सी पर है, स्थिर बिंदु सी पर है। एज द सेम लेवल एज ए, और वो उसी लेवल पर है जिस लेवल पर आपका ए है। तो यानी कि ए और सी जो है दोनों की हाइट जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये देखिएगा पोजीशन में सी बी, ये सी बी जो है हल्का धागा है। हल्का धागा जब लटकता है तो बिल्कुल सीधा होगा, है ना। नीचे से इसके चैन बंधी हुई होगी। चैन भारी होती है तो वो कैटेनरी के रूप में लटकती है। कैटेनरी ये वाली हो जाएगी। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगा। ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, और ये वर्टेक्स का नाम डी दे देता हूं, पैरामीटर सी है, और ये पॉइंट दे देते हैं ए। ए बी आपकी चैन हो गई है, तो चैन देखेगा कैटेनरी के रूप में लटकाई गई है। और जबकि बी सी जो है वो एक हल्की स्ट्रिंग है, इसके अंदर अपना कोई वेट नहीं है, तो ये कैटेनरी का पार्ट नहीं होगी, ये सरल रेखा होगी। फिर कहता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड चैन्स आर सच दैट द एंड्स ऑफ द चैन एट ए एंड बी मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। और ए और बी पर बनने वाले एंगल दे रखे हैं 60 और 30। आपको साई की वैल्यू मिल गई है। ए पर आप टेंजेंट खींचते हैं तो यहां बनने वाला एंगल 60 है, और बी पर खींचते हैं तो एंगल जो है वो 30 है। डायग्राम में थोड़ा सा वो देखिएगा 30 भी बड़ा लग रहा है 60 से, तो यानी कि स्ट्रिंग जो है वो इस रूप में आनी चाहिए थी, छोटे रूप में आनी चाहिए थी स्ट्रिंग। देखिएगा मैं करेक्शन कर देता हूं इसमें। स्ट्रिंग थोड़ा सा इधर लटका देता हूं। सी वाला फाइंड कर देते हैं। थोड़ा सा ऐसे ले जाते हैं, ये आपका बी पॉइंट हो गया। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे टेंजेंट को, तो ये बनने वाला एंगल जो होगा वो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। अब डायग्राम का 30 छोटा हो चुका है, 60 जो है वो बड़ा हो चुका है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ दीज लेंथ इज √3 - 1 अनुपात 1। तो चैन की लंबाई, किसकी लंबाई? चैन की लंबाई, और धागे की लंबाई का अनुपात सिद्ध करना है। √3 - 1 अनुपात 1 होगा। एंगल आपको पहले से ही पता लग चुके हैं। अब देख लीजिएगा ए से डी ये लेंथ ले लीजिएगा S1, और डी से बी ये लेंथ ले लीजिएगा S2। तो आपकी लेंथ S1 और S2 हो गई है, और एक इसकी लेंथ चाहिए BC की। एक यहाँ पर एंगल 30 पड़ा हुआ है, आप एक ये डाल लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर डाल लीजिएगा, ये 90 हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इधर एंगल 30 है, तो इधर भी जो एंगल है आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट को डाल लीजिएगा आप F। ए के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा, x1, y1 हो जाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा, माइनस का x2 हो जाएगा और प्लस का y2 हो जाएगा। ये आपकी चैन हो गई है, और ये आपकी स्ट्रिंग हो गई है। अब ऐसे लिख लेते हैं द चैन ए बी हैंग्स as a part of catenary with vertex D। जो आपका हैवी चैन ए बी है वो कैटेनरी के पार्ट के रूप में लटकी हुई है, क्योंकि पूरी कैटेनरी इससे नहीं बन रही है,
और उसका वर्टेक्स जो है वो बिंदु डी पर है। S1 S2 का जिक्र कर दीजिएगा। लेट आर्क AD इक्वल टू S1, आर्क BD इक्वल टू S2। क्वेश्चन सिंपल है। अब हमें चैन की पूरी लंबाई और धागे की पूरी लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। आप फार्मूला लगाइएगा फ्रॉम S इक्वल टू C tan साइन। एट A पर जाइएगा, S1 इक्वल टू C tan 60 C√3। एंड अब इस फार्मूले को लेकर के B पर आइएगा, S2 इक्वल टू C tan 30 C/√3। S1 आ चुका है आपका और S2 आ चुका है, तो लेंथ ऑफ चैन आ जाएगी यहाँ से। लेंथ ऑफ चैन इक्वल टू S1 प्लस S2 C√3 प्लस C/√3, तो ये हो जाएगा 4C/√3। 4C/√3 आपकी चैन की लेंथ आ चुकी है। आप देखिएगा, मुझे स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है, तो स्ट्रिंग की लंबाई निकालने के लिए मुझे BC चाहिए होगी। अब मैं y वाला कोऑर्डिनेट लगाता हूँ। फ्रॉम y इक्वल टू C sec साइड एट, पहले A पर आइएगा, A वाले बिंदु पर पहुंचिएगा, एंगल बनने वाला 60 है। y1 इक्वल टू C sec 60, तो ये 2C हो जाएगा। एट B पर आइएगा, y2 इक्वल टू C sec 30, तो ये हो जाएगा 2C/√3। अब y1 और y2 दोनों आ चुके हैं। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि BF निकालिएगा, BF हो जाएगा y1 माइनस y2, तो 2C माइनस 2C/√3, तो ये हो जाएगा 2C/√3 इंटू √3 माइनस 1। ये BF आपका आ चुका है। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाइएगा, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BFC, इसमें आप sin 30 डिग्री लगाइएगा। sin 30 परपेंडिकुलर BF हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा BC, तो ये 1/2 हो जाएगा। BF की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2C/√3 माइनस 1 और अपॉन BC, तो BC इक्वल टू आ जाएगा आपका 4C/√3 इंटू √3 माइनस 1। BC की वैल्यू 4C/√3 इंटू √3 माइनस 1 हो चुकी है। द रिक्वायर्ड रेशियो, अब अनुपात निकाल लेते हैं दोनों का। द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ चैन। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है आपकी 4C/√3 √3 माइनस 1। लेंथ ऑफ चैन देख लीजिएगा, ये पड़ी हुई है 4C/√3, तो ये हो जाता है √3 माइनस 1:1 रूट। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक जैसे होंगे। अब देखिएगा, पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में है ए हैवी स्ट्रिंग हैंग्स ओवर 2 फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पेज। एक भारी स्ट्रिंग है जो 2 कुट्टियों के ऊपर से लटकी हुई है, बंधी हुई नहीं है, उनके कुट्टियों के ऊपर से लटकी हुई है। द 2 एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फ्री, जो स्ट्रिंग के सिरे हैं वो फ्री हैं। क्या है? स्ट्रिंग के सिरे फ्री हैं। एंड द सेंट्रल पोर्शन हैंग्स इन ए कैटेनरी, और जो बीच वाला हिस्सा है वो कैटेनरी के रूप में जो है वो लटका हुआ है। इफ द 2 पेज आर ऑन द सेम लेवल एट डिस्टेंस 2a अपार्ट, दोनों कुट्टियों के बीच की दूरी जो है वो 2a लेनी है और एक ही क्षैतिज रेखा में लेने हैं। शो दैट द इक्विलिब्रियम इज इम्पॉसिबल, सिद्ध कीजिएगा साम्यावस्था तब तक संभव नहीं है अनलेस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एट लीस्ट 2a,
जब तक कि स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो 2AE ना हो जाए। यानी कि साम्यावस्था तब संभव होगी, यानी कि जब साम्यावस्था संभव हो रही होगी तो स्ट्रिंग की जो कम से कम लंबाई होनी चाहिए वो 2AE होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग की टोटल लंबाई हमें लेनी है यहाँ पर। देख लीजिएगा ये पोर्शन है, ये बीच वाला हिस्सा है, ये कैटेनरी के रूप में लटका हुआ है बीच वाला हिस्सा। एक फुट्टी ए पर है, एक फुट्टी बी पर है, ये पेज एक हो गई, एक ही हो गई। अब ये बाकी का हिस्सा जो है फ्रीली लटका हुआ है। ये फ्रीली लटका हुआ है, मान लेते हैं ये M है, ये N है। ऑरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, दोनों पेज के बीच की ए है, इधर ए हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी जो है वो ए हो जाएगा। ये आपका कैटेनरी का वर्टेक्स सी है, ये पैरामीटर आपका सी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1, x, y अगर कोऑर्डिनेट देखें तो x की वैल्यू तो a हो जाएगी, a, y1। अब इधर y1 हो जाता है, इधर s1 मान लेते हैं, इधर s1 हो जाता है, इधर y1 हो जाता है। ये देखिएगा अब क्वेश्चन जो है वो हाइपरबोलिक में जाएगा। आपकी जो चेन है, जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है MACBN। ये पूरी स्ट्रिंग है जिसकी आपको पूरी कम से कम लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए S1 और प्लस y1 करने के बाद उसका डबल कर देंगे तो पूरी लंबाई आ जाएगी। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे और आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। आंसर ई में दे रखा है, तो आपको कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में जाना होगा। अब देख लीजिएगा, थ्योरी तो आप बुक से लिख लीजिएगा। ये है थ्योरी, बुक से लिख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी है, इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी ये है, जो चैन के फ्री वाले सिरे हैं, एक M और एक N, जो फ्री वाले सिरे हैं M और N वाले जो फ्री वाले सिरे हैं, ये दोनों एक्स एक्सिस पर टच करने चाहिए। अगर ये दोनों एक्स एक्सिस पर टच नहीं कर रहे होंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसका कारण भी सुन लीजिएगा। इसका कारण क्या है, जब आप किसी भी स्ट्रिंग को या भारी चैन को किसी बिंदु से बांध के आते हैं, क्या आते हैं, बांध के आते हैं, तो वो बिंदु फिक्स होता है, वो वहाँ पर टेंशन प्रोवाइड करता है, वो आपको आवश्यक टेंशन प्रदान कर देता है जो आपके चैन को भार को संतुलित करने में काम आती है। लेकिन यहाँ ए और बी जो है वो खुटियाँ हैं दो, और यहाँ पर चैन बांधी हुई नहीं है ना, उनके ऊपर से जा रही है, तो वहाँ से आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करनी है तो इधर S1 वाले हिस्से को संभालने के लिए जिस टेंशन की जरूरत होती है वो इस फ्रीली हैंगिंग पार्ट से मिलना चाहिए, यानी कि जो फ्रीली लटका हुआ हिस्सा है उस पार्ट से मिलना चाहिए। और उसी तरह से ये वाला जो हिस्सा लटका हुआ है, इसे संभालने के लिए जितनी टेंशन की आवश्यकता होगी वो इधर के फ्रीली हैंगिंग पार्ट से आपको मिलना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो जो है हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो ये M और N वाले पॉइंट हैं, ये जो है हमारे एक्स एक्सिस यानी कि डायरेक्ट्रिक्स को टच करने चाहिए। अब ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से थ्योरी में लेंगे, थ्योरी तो आप बुक वाले से ले लेंगे, थ्योरी बुक से ले लेंगे आप यहाँ पर। अब आप ये देख लीजिएगा, इन इक्विलिब्रियम एट ए, टेंशन एट ए ड्यू टू कैटेनरी, टेंशन एट ए ड्यू टू कैटेनरी। कैटेनरी की आकृति के कारण जो टेंशन होगी वो आपको टेंशन वो टेंशन आपको भार को संभालने का कार्य करती है, तो वो टेंशन आपको मिलेगी, तो वो इससे मिलेगी जो फ्रीली हैंगिंग पोर्शन है इक्वल टू वेट,
ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AM। अब एकांक लंबाई का भाग तो हमारा W होता है, टेंशन का फार्मूला W/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा W इंटू AM। तो यहाँ से AM इजिकल टू आ जाएगा Y1। दिस प्रूव दैट free and M should lie at x एक्सिस। यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि जो फ्री वाला सिरा है M वाला वो x एक्सिस पर होना चाहिए। जब ये x एक्सिस पर हो जाएगा तो ये N वाला सिरा भी जो है वो x एक्सिस पर हो जाएगा, क्योंकि जैसा डायग्राम इधर है और वैसा ही डायग्राम जो है आपका इधर है। अब मैं चैन की पूरी लंबाई लेने चलता हूँ। अब मैं हाइपरबोलिक के फार्मूले लेने जा रहा हूँ। फ्रॉम S इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x अपॉन C, सॉरी यहाँ y आ जाएगा, और S इक्वल टू C sin हाइपरबोलिक x अपॉन C। इन दोनों फार्मूलों को आप A पर लगा दीजिएगा और x वाला कोऑर्डिनेट देखिएगा आपका A पड़ा हुआ है, तो y1 इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक A अपॉन C, और यहाँ S1 इक्वल टू C sin हाइपरबोलिक A अपॉन C। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लीजिएगा ये L है, तो ये हो जाएगा 2 S1 प्लस Y1 तो 2C हो जाएगा cos हाइपरबोलिक A अपॉन C प्लस sin हाइपरबोलिक A अपॉन C। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 2C e टू दी पावर A अपॉन C। यहाँ पर हमने BSc पार्ट 1 का फार्मूला लगा दिया है। अब मिनिमम लेंथ हमें निकालनी है। डिफरेंशिएशन करते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा DL अपॉन DC इज इक्वल टू 0। DL अपॉन DC इज इक्वल टू 0 कॉमा D2L अपॉन DC स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर L की लंबाई कम से कम चाहिए तो DL अपॉन DC जो है वो 0 में जाना चाहिए और D2L अपॉन DC स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अपने BSc पार्ट 1 का रूल यहाँ पर लगा दिया गया है। तो DL अपॉन DC इज इक्वल टू 2 और यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर A अपॉन C, और C का डिफरेंशियल 1 हो गया है। e की पावर A अपॉन C का तो यही होगा, लेकिन जब इसका करेंगे पावर का तो माइनस का A अपॉन C स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस A अपॉन C e टू दी पावर A अपॉन C इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर A अपॉन C 1 माइनस A अपॉन C। ये आपकी वैल्यू आ गई है और मिनिमम वैल्यू DL अपॉन DC इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 e टू दी पावर A अपॉन C इंटू 1 माइनस A अपॉन C इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई 1 माइनस A अपॉन C इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई C इक्वल टू A। यहाँ से हमारा कैटेनरी का रिजल्ट आ जाता है। जो C की वैल्यू है वो A के बराबर आ रही है। अब C की वैल्यू यहाँ पर A के बराबर आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 से चलिएगा। बाई इक्वेशन 1 L के नीचे मिनिमम डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2AC प्रूफ। और इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि जो कम से कम लंबाई है स्ट्रिंग की जो कम से कम लंबाई है वो 2AE के बराबर होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन पर आते हैं। 7 क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल का ही पार्ट है। ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग्स ओवर 2 स्मूथ पेज। एक भारी स्ट्रिंग जो है 2 कुट्टियों के ऊपर से होकर के जाती है इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में है। इफ द लेंथ ऑफ ईच पोर्शन विच हैंग्स फ्रीली, इफ द लेंथ ऑफ ईच पोर्शन विच हैंग्स फ्रीली, वो पोर्शन लेंथ ऑफ ईच पोर्शन प्रत्येक वो भाग विच हैंग्स फ्रीली जो मुक्त रूप से लटका हुआ है इज n टाइम द लेंथ बिटवीन द पेज, खुट्टियों के बीच में जो लंबाई बैठेगी उसका n गुना है। प्रूव दैट द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सिद्ध कीजिए होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की पूरी लंबाई इज टू द डिस्टेंस बिटवीन द पेज और खुट्टियों के बीच की दूरी एज
के इस टू लॉग के, तो उसका जो अनुपात होगा वो के अनुपात लॉग के होगा। और बेहद के इज इक्वल टू √2n+1 अपॉन 2n-1 है। तो खुट्टियों के बीच की पूरी दूरी, खुट्टियों के बीच की, अब हमें जो निकालना है स्टिंग की पूरी लंबाई, ठीक है ना, स्टिंग की पूरी लंबाई और खुट्टियों के बीच की दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। डायग्राम यही होगा और थ्योरी भी यही होगी। ये अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन अब खुट्टियों के बीच की दूरी 2a नहीं दी है, तो यहाँ से ये a हट जाएगा। अब यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x1, y1। डायग्राम वही रहेगा और थ्योरी भी वही रहेगी। अब यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ जहां से मुझे शुरू करना है। यहाँ तक की थ्योरी जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। अभी आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के अनुसार, दी गई शर्त के अनुसार जो हमें शर्त दे रखी है वो शर्त ये दे रखी है विच पोर्शन ईच पोर्शन विच हैंग्स फ्रीली, प्रत्येक वो भाग जो मुक्त रूप से लटका हुआ है। अब मुक्त रूप से लटके हुए भाग में एक MA आता है और एक NB आता है, तो इनमें से आप कोई सा भी एक ले लीजिएगा। क्योंकि ईच वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो n गुना है स्ट्रिंग की लेंथ का जो दोनों पेज के बीच में है। अब दोनों पेज के बीच में जो लेंथ है वो A से लेकर के B तक की लेंथ है ना, तो इसका n गुना करने पर आपको फ्रीली हैंगिंग पोर्शन जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसे ले लेते हैं MA इज इक्वल टू n इंटू आर्क ACB। MA जो है एक भाग है जो मुक्त रूप से लटका हुआ है और वो पेज के बीच में जितनी भी स्ट्रिंग की लंबाई होती है उनकी लंबाई का n गुना है। तो कंडीशन यहाँ लगा दी है, MA की वैल्यू y1 हो जाएगी और ये n हो जाएगा 2 आ जाएगा, साथ में S1 हो जाएगा। अब यहाँ से फार्मूला लगा देते हैं y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c cos हाइपरबोली x1 अपॉन c इज इक्वल टू 2nc sin हाइपरबोली x1 अपॉन c। अब यहाँ c से c कट जाएगा, cos हाइपरबोलिक हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक हो जाएगा। इसको तोड़ देते हैं, e की पावर x1 अपॉन c प्लस e टू दी पावर माइनस x1 अपॉन c, और sin हाइपरबोलिक ले आते हैं e टू दी पावर x1 अपॉन c प्लस e टू दी पावर माइनस x1 अपॉन c। sin हाइपरबोलिक का तो माइनस आ जाएगा और यहाँ हो जाता है 2n अपॉन 1। अब देखिएगा 2n अपॉन 1 आ चुका है। अब यहाँ पर जो है आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दीजिएगा। अब टू तो दोनों फार्मूले के कट चुके हैं बाई CD रूल। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल डाल दीजिएगा जैसे कि आप BSc पार्टन में लगाते थे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2e टू दी पावर x1 अपॉन c और नीचे जब माइनस करेंगे तो 2e टू दी पावर माइनस x1 अपॉन c, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा e की पावर 2x1 अपॉन c इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये वैल्यू आपकी आ जाती है। अब यहाँ से अंडर रूट ले लीजिएगा, e की पावर x1 अपॉन c इज इक्वल टू अंडर रूट 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इज इक्वल टू k गिवन। अब ये वैल्यू आपको k दे रखी है, अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x1 अपॉन c इज इक्वल टू k। इसको इम्प्लाइज लॉग ले लीजिएगा, सॉरी ये k हो जाए, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा c log k। अब x1 की जो वैल्यू आ चुकी है वो c log k आ चुकी है। अब देखिएगा आपको क्या चाहिए। अब सबसे लास्ट लाइन में आता हूं मैं, प्रूव दैट द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
स्ट्रिंग की पूरी लंबाई इज टू द डिस्टेंस बिटवीन द पेज, और खुट्टियों के बीच की दूरी। अब ये हो जाता है द रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमें चाहिए, द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू होल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, होल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की पूरी लंबाई, और अपॉन में आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन पेज, खुट्टियों के बीच की दूरी। ऊपर स्ट्रिंग की टोटल लंबाई है, पूरी लंबाई है, और नीचे जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पेज है, खुट्टियों के बीच की दूरी। अब डायग्राम देख लीजिएगा, होल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेने के लिए आपको 2 बार S1 जोड़ना पड़ेगा, 2 बार Y1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 2S1 प्लस Y1, और खुट्टियों के बीच की दूरी देख लीजिएगा डायग्राम से, x1 इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये x1 हो जाएगी और ये भी x1 हो जाएगी, तो टोटल लंबाई 2x1 हो जाती है। यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, c कॉमा ले लेते हैं, cos हाइपोलिक x1 अपॉन c प्लस साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन c, और नीचे आ जाता है x1। अब cos हाइपोलिक प्लस साइन हाइपोलिक है तो e की पावर बन जाएगी e टू दी पावर x1 अपॉन c, और नीचे डाल देते हैं x1 अपॉन c। अब यहाँ से देख लीजिएगा e टू दी पावर x1 अपॉन c जो है वो k थी, और x1 अपॉन c की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा log k, तो ऊपर आ जाता है k और नीचे आ जाता है log k। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया है। अब 8वां क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चैन स्लाइड अलोंग ए फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड। किसी चैन के जो सिरे हैं वो किसी रफ हॉरिजॉन्टल रॉड पर फिसल सकते हैं। रफ आ गया, रुक्ष सिरा आ गया। अब यहाँ पर घर्षण कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा घर्षण, और घर्षण बल का फार्मूला म्यू आर होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, और जहाँ पर आर जो है आपकी नॉर्मल रिएक्शन होती है। इफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन बी लैम्डा, यदि घर्षण कोण जो है वो लैम्डा है, यहाँ पर 11th का फिजिक्स का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ चैन, तो सबसे बड़ा जो स्पान होगा उसका और लेंथ ऑफ द चैन, और चैन की जो लंबाई होगी उसका अनुपात लॉग कॉट लैम्डा बाई 2 अनुपात कॉट लैम्डा है। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है उसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर जो है वो 12 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको पढ़ करके दे देता हूँ। द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चैन स्लाइड अलोंग ए फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड। एक रफ हॉरिजॉन्टल रॉड पर चैन के सिरे फिसल सकते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ चैन। दोनों एक ही सवाल हैं, बस दोनों सवाल में ये फ़र्क है, एग्जाम्पल नंबर 12 में घर्षण कोण नहीं दिया है और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है घर्षण कोण दिया है, बस दोनों में एक लाइन का फ़र्क है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। डायग्राम उन्होंने बनाई रखा है, ये हमारी कैटेनरी हो जाएगी। ये रफ रॉड है, ये हमारी कैटेनरी हो गई, ऑरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया है। यहाँ मान लीजिएगा पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, ये पैरामीटर सी हो गया है, ये पॉइंट मान लीजिएगा आपको डी है। अब ए पर देखिएगा, जो ए और बी वाले सिरे हैं वो एक रफ रॉड पर फिसल सकते हैं। अपने भार के कारण चैन नीचे आने की कोशिश करेगी, तो ए वाले सिरे और बी वाले सिरे अंदर आने की कोशिश करेंगे, है ना, अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें रोकने के लिए जो घर्षण बल होगा वो बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि घर्षण बल सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, और मैंने पहले भी बताया था, जिस सवाल में रिएक्शन आ जाती है उसमें टेंशन जो है आपको नीचे की तरफ दिखानी है। अब देखिएगा, ये ए पर स्पर्शरेखा खींच दी गई है, यहाँ पर टेंशन जो है आपकी टी हो गई है। अब यहाँ पर ए पर प्रतिक्रिया हो गई है, नॉर्मल रिएक्शन आर हो गई है, और ये आपका घर्षण बल म्यू आर हो गया है, और ये मान लीजिएगा एंगल साई 1 है, ये एंगल जो है आपका साई 1 है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर ले चुके हैं। अब यहाँ पर थ्योरी जो है आप बुक से ले लीजिएगा, थ्योरी बुक से नोट कर लीजिएगा। डायग्राम में मैंने यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करा है।
अब ए पर साम्यावस्था संतुलित है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बलों के बारे में बात करिएगा। रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एट ए। बिंदु ए पर जाकर के फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दिखाइएगा। अब यहाँ देखिएगा टी आपका अंदर की तरफ आ रहा है, ये बनने वाला एंगल साई 1 है तो ये घटक अंदर आएगा, ये टी कॉस साई 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा टी साइन साई 1। ये घटक मैंने बना दिए हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब बिंदु ए पर जाकर के देखिएगा साम्यावस्था किस प्रकार से संतुलित होगी। आर ऊपर की तरफ है, आर को टी साइन साई 1 संभालेगा, टी कॉस साई 1 अंदर की तरफ है तो म्यू आर बाहर की तरफ है। जब बल बराबर विपरीत और परिमाण में बराबर हो जाते हैं तो साम्यावस्था संतुलित हो जाती है। तो आपको मिलेगा यहाँ से टी कॉस साई 1 इक्वल टू म्यू आर मिल जाएगा और टी साई 1 इक्वल टू मिल जाएगा आर। यहाँ से आप डिवाइड कर देते हैं, टेन साई 1 इक्वल टू 1/म्यू। टेन साई 1 की वैल्यू आपकी 1/म्यू आ चुकी है। चूंकि अब आप ये लगा दीजिएगा सेक साई 1 इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर साई 1 √1 प्लस 1/म्यू स्क्वायर। तो ये हो जाता है √म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू। अब मेरे पास टेन साई 1 की अपर टेन साई 1 और सेक साई 1 की वैल्यू जो है आ चुकी है। टेन साई 1 और सेक साई 1 की जो वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। टेन साई 1 हो चुका है और सेक साई 1 हो चुका है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ चेन, द रिक्वायर्ड रेशियो। The required ratio is equal to span upon length of chain। अब ए के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा x1, y1। अब स्पान देखिएगा, ये x1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी x1 हो गया तो स्पान हो जाएगा आपका 2x1। लेंथ ऑफ चेन है, इधर S1 डाल दीजिएगा, इधर S1 डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2S1। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x का फार्मूला c log sec साई प्लस tan साई होता है तो ये हो जाएगा c log sec साई 1 प्लस tan साई 1 और s का फार्मूला c tan साई होता है तो c tan साई 1। c से c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाता है लॉग। अब यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा सेक साई 1 की √म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू प्लस टेन साई 1 की वैल्यू 1/म्यू और टेन साई 1 की वैल्यू 1/म्यू। तो यहाँ से देखिएगा आपको उत्तर तैयार हो जाता है म्यू लॉग √म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू। ये प्रूव हो जाता है ना। अब ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो प्रूव हो गया है। अब मैं इसी को आगे लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ। 8वें क्वेश्चन में एक चीज फालतू दे रखी है, जो घर्षण कोण है वो लैम्डा है। उसमें ये ऐसा कर दें, डू क्वेश्चन 12 म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा। ये हमने फिजिक्स वालों का फार्मूला लगाया म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा घर्षण कोण है। अब ये यहाँ पर आप ये लगा दीजिएगा म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा, तो यहाँ पर हो जाता है 10 लैम्डा हो जाएगा और लॉग के आगे लॉग 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्डा का सेक लैम्डा हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और अपॉन में 10 लैम्डा हो जाएगा। 10 लैम्डा लॉग सेक है 1/cos हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा। तो ये हो गया 10 लैम्डा लॉग
ऊपर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर लैम्डा बाई 2, नीचे हो जाएगा 2 sin लैम्डा बाई 2 cos लैम्डा बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा log cot लैम्डा बाई 2 अपॉन cot लैम्डा। और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है।